क्वेश्चन है बेटा, यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द करंट इन वेरियस रजिस्टर ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ये आपका बेटा 10 एम्पीयर का करंट सोर्स है, फिर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है। रिपीट कर रहा हूं, यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द करंट्स इन वेरियस रजिस्टर्स ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। सही है, तो चलिए डायग्राम तो दोबारा बना दूंगा। पहले अगर बात करते हैं नोडल एनालिसिस की, थोड़ा नोडल एनालिसिस के बारे में आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। सही है, कि नोडल एनालिसिस में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सही है, जो आपके बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा आपका, कि बेसिक स्टेप जो आपके हैं नोडल एनालिसिस के लिए, पहला स्टेप ये होगा कि भाई आपके उस पर्टिकुलर सर्किट में कितने नोड्स हैं। तो पहला क्या है, स्पेसिफाई ऑल द नोड्स। तो पहला स्टेप आपको लिखिए, स्पेसिफाई ऑल द नोड्स। ठीक है, तो आपको सारे नोड्स पता होने चाहिए कौन से नोड्स हैं। सही है, आपके गिवन सर्किट में। उसके बाद कोई भी जब बहुत सारे नोड्स हैं तो किसी एक नोड को आप रेफरेंस नोड ले लीजिए, यानी टेक वन रेफरेंस नोड। सही है, टेक वन एज रेफरेंस नोड। अब जो बेटा आपने रेफरेंस नोड लिया है उसे क्या करना है, उसे आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करिए। आइडेंटिफाई इट विद रेफरेंस ग्राउंड। आइडेंटिफाई इट रेफरेंस ग्राउंड। सही, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि अब आप ना वोल्टेज का वेरिएशन देखिए, यानी असाइन वोल्टेज वेरिएशन टू ईच नोड। सही है, असाइन वोल्टेज वेरिएशन। अभी जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको सारी चीजें सही समझ में आएंगी। असाइन वोल्टेज वेरिएशन टू ईच नोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको, और इन्हें हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं नोड वोल्टेज। हर एक नोड का रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वोल्टेज होगा, तो आपका क्या होगा, नोड वोल्टेज। दूसरा अगला स्टेप क्या होगा, अब आप सिंपल, आपको केसीएल केवीएल तो आता ही है, तो राइट केसीएल इक्वेशन फॉर ईच अदर। सही है, सॉरी ईच अदर नहीं, फॉर ईच नोड, यानी हर एक नोड के लिए आप अब केसीएल इक्वेशन लिखिए। राइट केसीएल इक्वेशन फॉर ईच नोड। राइट KCL इक्वेशन फॉर ईच नोड। सही है, केसीएल इक्वेशन आपकी ईच नोड के लिए होनी चाहिए। सही, अब आपके पास सेट ऑफ केवल केसीएल इक्वेशन आ गया। सही है, तो आप इन सारी केसीएल इक्वेशन के सेट को सॉल्व करिए, आपके अननोन पैरामीटर्स जो होंगे वो सारे के सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। सही, तो सॉल्व सेट ऑफ केसीएल इक्वेशन, सॉल्व set of KCL equation to obtain unknown पैरामीटर या फिर वेरिएबल। ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं बेटा क्या क्या स्टेप होते हैं आपके नोडल एनालिसिस में। सिंपल, पहली बात तो जो भी सर्किट दे रखा है उसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपके कितने नोड्स दे रखे हैं। सारे नोड्स आप स्पेसिफाई करिए या फिर आइडेंटिफाई करिए। दूसरा क्या है, इतने सारे नोड्स में से किसी पर्टिकुलर एक नोड का आप रेफरेंस नोड मान लीजिए, उस रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में और नोड की क्या पोटेंशियल है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। सही है, उसके बाद आप हर जगह अपना केसीएल इक्वेशन लगाइए। केसीएल इक्वेशन लगाएंगे, वहां पे आप इन्हें सॉल्व करिए, तो आपको जितने भी अननोन वोल्टेज होंगे, अननोन पैरामीटर होंगे, वो आपके सॉल्व होके आ जाएंगे। सही, तो ये तो मैंने बेसिक बात थी, सवाल शुरू करने से पहले वो बेसिक बातें बताई हैं, और अब मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कैसे आपकी नोडल एनालिसिस होती है। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में ज़्यादा टाइम लगना है, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगना है, बोर्ड भी पूरा यूज़ होना है। तो चलिए पहले मैं आपका ये
डायग्राम बना दे रहा हूँ इधर, सही है, थोड़ा सा बड़ा करके से आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। देखिए एक ये बेटा आपका रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम का है, 5 ओम का, ठीक है। अगर किसी को देखने में दिक्कत आ रही तो जो बोल रहा हूँ सुनता जाए। ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस है बेटा आपका 3 ओम का। उसके बाद ये रेजिस्टेंस और है आपका, ये रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम का, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस लगा है आपका, ये है आपका 2 ओम का। फिर आपका बेटा एक रेजिस्टेंस लगा है 5 ओम का। फिर आपका रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है। फिर आपका ये करंट सोर्स हो गया, ये है आपका 2 एम्पियर। फिर आपका एक करंट सोर्स हो गया, ये है आपका 10 एम्पियर, ठीक। अब मैं इस सर्किट डायग्राम को रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। आपको सवाल में दे के रखा था, ये याद रखिएगा। आपको जितने भी आपके रजिस्टर हैं, इतने सारे रजिस्टर लगे हैं ना, हर रजिस्टर में बेटा आपको करंट की वैल्यू बतानी थी, ये आपको सवाल दे रखा है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, मैंने पहला स्टेप ये बताया था कि पहले तो आप यहाँ पे नोट देखिए, यहाँ पे नोट क्या क्या है, सही है। तो यहाँ पे मेरा मतलब 3 नोट मान रहा हूँ। देखिए एक हो गया मेरा ये ए, ठीक है। दूसरा मेरा नोट हो गया बेटा बी, तीसरा नोट हो गया मेरा ये सी। 3 नोट हो गए मेरे, सही है, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करंट की बात, अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करता हूँ, सही, तो करंट डायरेक्शन यहाँ से करंट जाएगी तो मान लेते हैं ये है, सही है, ये मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब देखते हैं, और किसी एक नोट को मैंने क्या बोला था, रेफरेंस मानना है और उसे हमें ग्राउंड करना है, ठीक है। तो चलो ये मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल, देखिए इतनी समझ में आ गई। यहाँ पे आपके पास 3 नोड है, नोड ए, नोड बी, नोड सी। मैं तीनों का वोल्टेज एज्यूम कर ले रहा हूँ कि भाई नोड ए पे जो वोल्टेज है वो है मेरा वी ए, ऐसी नोड बी पे जो मेरा वोल्टेज है वो है मेरा वी बी, ऐसी नोड सी पे जो मेरा वोल्टेज है वो है मेरा वी सी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि नोड ए पे मेरा पोटेंशियल है वी ए, सही, वी ए। ऐसी नोड बी पे मेरा पोटेंशियल है वी बी। देखने में दिक्कत आ रही तो मैं बोल रहा हूँ चीजें। नोड सी पे मेरा पोटेंशियल है वी सी, सही है। लिख नहीं रहा हूं मैं थ्योरी में, लेकिन बात समझ में आ गई। 3 नोड है ए बी सी, नोड ए पे पोटेंशियल है वी ए, नोड बी पे पोटेंशियल है वी बी, नोड सी पे पोटेंशियल है वी सी, सही। अब सबसे पहले नोड ए पे जाता हूं, वहां पे मैं अपना केसीएल अप्लाई करता हूं। केसीएल मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, अप्लाई केसीएल एट नोड ए, सही है। तो जो मेरा नोड ए है वहां पे मैं केसीएल अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, नोड ए की बात कर रहा हूं, तो ये तो मेरा वी ए है यहाँ पे, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस का वी बी डिवाइड बाय 3। ये बात समझ में आ गई ना आपको। उसके बाद ये मेरा ग्राउंड है, तो वी ए डिवाइड बाय 2 प्लस वी ए डिवाइड बाय 2। उसके अलावा आपको तीसरा क्या देख रहा है, आपको देख रहा है वी ए ग्राउंड है माइनस का वी सी डिवाइड बाय 5, सही है। तो प्लस वी ए माइनस का वी सी और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी 5, सही। और इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक। तो देखिए ये केसीएल अगर आपको अप्लाई करना आ रहा है तो आपको सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर इस केसीएल को अप्लाई करने में दिक्कत आ रही तो दिक्कत है। चलिए इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 15 नीचे आपका 15 हो गया, 3 5 5 वी ए माइनस का 5 वी बी, 15 नहीं 30 ले लेते हैं, चलिए। एलसीएम ले ले रहे हैं, 30 10 वी ए माइनस का 10 वी बी प्लस का 15 वी ए
6 VA माइनस का 6 VC बराबर का 10, यानी अब देखिए 10 VA 15 VA, यानी ये कितना हो गया, ये दो आपके हो गए 35 VA, ठीक है, सॉरी 35 VA तो होगा बेटा, लेकिन एक VA आपका यहाँ भी है, यानी 35 6 41 41 VA माइनस का 10 VB माइनस का 6 VC इक्वल टू 300। तो बेटा एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी आ गई 31 VA, सही है, 15 10 25 एक सेकेंड, 15 10 25 6 31, सॉरी वहाँ पे 31 आएगा, 41 नहीं आएगा, 31 VA माइनस का 10 VB और माइनस का 6 VC इक्वल टू 300। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, सही है। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, नोट बी पे अपना केसीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए अप्लाई केसीएल एट नोट बी, अप्लाई केसीएल एट नोड बी, सही है। तो सीधे आप केसीएल अप्लाई करते हैं नोड बी पे, तो नोड बी कौन सा है, नोड बी बेटा आपका ये वाला है, सही है। तो यहां पे जब अप्लाई करेंगे क्या होगा, तो देखिए वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी वाला जो मेरा नोड है वहां पे केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ, सही। तो वहां देखिए वी ए माइनस वी बी अपॉन वी ए माइनस वी बी अपॉन 3, वी ए माइनस वी बी अपॉन 3, सही है, वी ए माइनस वी बी अपॉन 3। उसके अलावा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, वी बी डिवाइड बाय 5 इक्वल टू वी बी डिवाइड बाय 5, सही है। और अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या आएगा, वी बी माइनस का वी सी डिवाइड बाय 1 प्लस वी बी माइनस का वी सी डिवाइड बाय 1। यहां पे देख लीजिए किसी को डाउट आ रहा हो, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय 3 इक्वल टू वी बी अपॉन 5 डिवाइड बाय वी बी माइनस वी सी डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब इस चीज को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व होकर अपनी नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए क्या आएगा, ये सॉल्व होके आपका आएगा, या फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, वी ए माइनस का वी बी डिवाइड बाय 3 माइनस का वी बी अपॉन 5 माइनस का वी बी माइनस का वी सी डिवाइड बाय 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम हो गया बेटा 15, तो 15 वी ए नहीं सॉरी 3 पंजे 5 वी ए माइनस का 5 वी बी माइनस का 3 वी बी। अब यहाँ आपका बेटा माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 15 वी बी प्लस का 15 वी सी इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, वी ए की बात कर लूँ तो 5 वी ए है, तो 5 वी ए रहेगा आपका, वी बी माइनस का 5 वी बी माइनस का 3 यानी माइनस का 8 और माइनस का 8 15 5 25 23 माइनस का 23 वी बी प्लस का 15 वी सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो आपका सॉल्व होके आएगा, आपका ये सॉल्व होके क्या आएगा, ये आपका सॉल्व होके ये वाली इक्वेशन आएगी, 5 वी ए माइनस का 23 वी बी प्लस का 15 वी सी इक्वल टू 0। तो ये मेरी कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, ये बेटा मेरी सेकंड एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन। सेम अभी मैं यही चीज क्या करता हूं, जो मेरा नोट सी है, सही है, उस नोट सी पे मैं अपना केसीएल अप्लाई कर लेता हूं। तो देखिए अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड सी, सही। तो नोड सी क्या कौन सा है मेरा, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा केसीएल कैसे अप्लाइड होगा, यहाँ पे सिंपल, अगर बी के रेस्पेक्ट देखूं तो वी बी माइनस वी सी डिवाइड बाय 1, सही है, वी बी माइनस वी सी डिवाइड बाय 1। देखिए वी बी मेरा ये है, वी सी मेरा ये है,
बीच में मेरा कितने ओम का रजिस्टर है, बीच में मेरा 1 ओम का रजिस्टर है। वैसे अगर वी ए और वी सी के बीच में देखूँ तो वी ए माइनस वी सी डिवाइड बाय 5, सही है। तो प्लस वी ए माइनस वी सी डिवाइड बाय 5, सही है। ये क्या लिखा है मैंने, वी ए माइनस वी सी डिवाइड बाय 5, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वी सी डिवाइड बाय 4 प्लस का 2 एम्पियर करंट, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व होके क्या आएगा, वी बी माइनस का वी सी डिवाइड बाय 1 प्लस वी ए माइनस का वी सी डिवाइड बाय 5 माइनस का वी सी डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2। 5 चौका 20, यानी 20 वी बी माइनस का 20 वी सी प्लस का 4 वी ए 4 माइनस का 4 वी सी 5 माइनस का 5 वी सी बराबर 2, सही है। अब देखिए वी ए की बात कर ले रहे हैं तो 4 वी ए, पहले आपका आ जाएगा 4 वी ए, ठीक है, ये हो गया। वी बी की बात कर लें तो 20 वी बी ये है आपका 20 वी बी प्लस का 20 वी बी। वी सी की बात कर ले रहे हैं तो 20 4 24 5 29, यानी माइनस का 29 वी सी बराबर 40। तो ये आपकी थर्ड एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, 4 वी ए प्लस 20 वी बी माइनस 29 वी सी बराबर 40, ठीक है। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो बोर्ड पे इतनी जगह पे नहीं है और मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ, सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहाँ पे देखिए आपके पास इस सवाल में तीन अननोन पैरामीटर है, ठीक है। कौन कौन से 3 अननोन पैरामीटर हैं, वी ए वी बी वी सी, और आपके पास बेटा 3 ही एक्सप्रेशन है। तो उन 3 एक्सप्रेशन के थ्रू इन तीनों की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ देख के कि आपकी वी ए की वैल्यू जो आएगी, वी ए की वैल्यू बेटा वी ए की वैल्यू जो आपकी आएगी, वी ए की वैल्यू आपकी आएगी 12.05 वोल्ट, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं है, ठीक है। सेम अगर मैं आपसे वीबी की बात करूं तो वीबी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, वीबी की वैल्यू आएगी आपकी 5.1 वोल्ट। और सेम अगर बेटा आपसे वीसी की बात करी जाएगी तो वीसी की वैल्यू क्या आएगी, एक सेकेंड, वीसी की वैल्यू आपकी आएगी 3.80 वोल्ट। तो वीसी आपका हो गया 3.80 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी वी ए वी वीसी की वैल्यू आ गई। अब आपको बेटा निकालना क्या था, आपको निकालना था जितनी भी आपकी ब्रांच है उसमें जो आपके रजिस्टर लगे हैं उन रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट आपकी फ्लो कर रही है। तो देखिए करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर, पहले 1 ओम रजिस्टर देख लेते हैं। जैसे ये आपका 1 ओम का रजिस्टर है तो यहां देखते हैं करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर आपकी क्या होगी। देखिए करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर, तो अगर इसकी बात करते हैं 1 ओम रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी, सही। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ क्या होगा, वीबी माइनस का वीसी डिवाइड बाय 1। देखिए वीबी माइनस का वीसी डिवाइड बाय 1। तो वीबी की वैल्यू क्या है, वीबी है आपका 5.1, वीसी क्या है 3.80, सही है। तो ये वैल्यू आपकी क्या सॉल्व होकर आएगी, 5.1 माइनस का 3.80, ये आपकी आ जाएगी 1.3 एम्पियर, सही है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सॉल्व के 1.3 एम्पियर। उसी तरीके से तो यानी इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ आई 1 ओम। इसी तरीके से आप अब सारे रजिस्टर में निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर कौन सा है आपका, I2 ओम। तो देखिए I2 ओम आपका क्या होगा, यहाँ देखिए I2 ओम को, ये जो 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इस रजिस्टर के साथ आपका
कौन सा पोटेंशियल है, वी ए, तो वी ए माइनस का 0 डिवाइड बाय 2, यानी वी ए माइनस का 0 डिवाइड बाय 2। वी ए की वैल्यू क्या है 12.05 डिवाइड बाय 2, सही है, यानी सीधे 6 पॉइंट, यहाँ पर सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 0.25 एम्पियर, सही है। यहाँ पर सॉल्व होकर क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप करंट के लिए सॉल्व कर दो 6.025 एम्पियर, सही है। देखने में दिक्कत साफ लिख दे रहा हूँ, 6 पॉइंट, सही। तो ये आपका 1 ओम के अक्रॉस आ गया और आपका 2 ओम के अक्रॉस आ गया। 3 ओम के अक्रॉस देख ले रहे हैं, 3 ओम का रजिस्टर कि भाई आई 3 ओम क्या होगा। अब वहां जरा ऑब्जर्व करिए, जो 3 ओम है उसके अगल बगल में कौन से नोड है, एक आपका है ए नोड और दूसरा आपका कौन सा नोड है, बी नोड, यानी वी ए। अब 3 ओम की बात हो रही, तो वी ए माइनस का वी बी डिवाइड बाय 3, वी ए माइनस का वी बी डिवाइड बाय 3। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। ये आपका क्या आएगा, वी ए माइनस का वी बी यानी 12.05 माइनस का 5.1 डिवाइड बाय 3, 12.05 माइनस का 5.1 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ जाएगा 2.31 एम्पियर, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके क्या आएगा 2.31 एम्पियर। और ये आपके 3 रजिस्टर के अक्रॉस में आपको करंट निकाल ली, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करा है, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस सारे पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस देख ले रहे हैं, आई 4 ओम, ये दुनिया सबसे आसान काम है। 4 ओम पे आपका कौन सा नोड है, अगर 4 ओम की बात करते हैं, वीसी नोड, सी नोड है ना, वीसी यानी वीसी माइनस का 0 ग्राउंड है डिवाइड बाय 4, यानी वीसी माइनस का 0 डिवाइड बाय 4। वीसी की वैल्यू क्या है, वीसी की वैल्यू है 3.80 माइनस का 0 डिवाइड बाय 4, सही है। डायरेक्ट कर लो। अब मुझे इस कैलसी की याद पड़ गई है, 3.80 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 0.95 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस या फिर थ्रू आपकी क्या करंट फ्लो कर रही है वो आ गया। ऐसे एक 5 ओम का रजिस्टर बचा, वो देख लेते हैं, आई, सही। अब अगर बेटा मैं आपसे आई 5 ओम की बात करता हूँ, 5 ओम के अक्रॉस आपका क्या करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए ये बी नोड है, तो वी बी माइनस का 0 डिवाइड बाय 5, देखिए वी बी माइनस का 0 डिवाइड बाय 5, सही है। तो वी बी की वैल्यू बेटा कितनी है 5.1 माइनस का 0 डिवाइड बाय 5, 5.1 डिवाइड बाय 5, 1.02 एम्पियर। ये आपका सॉल्व होकर क्या आ गया 1.02 एम्पियर, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे होगा। अच्छा एक अभी और बचा है, जो आपका ऊपर 5 ओम का रजिस्टर लगा है, सही है, तो वो भी देख लेते हैं। आई 5 ओम अपर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पे इतनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, वी ए माइनस का वी सी डिवाइड बाय 5, ठीक है। वी ए माइनस का वी सी डिवाइड बाय 5, तो वी ए की वैल्यू बेटा कितनी है 12.05 और वी सी की वैल्यू कितनी है 3.80 डिवाइड बाय 5, 12.05 माइनस का 3.80, ये आपको 1.65 एम्पियर होगा। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल था ये आपका, और सवाल में ऐसा सब बिल्कुल मैंने प्रोसीजर से मैंने आपको पूरा सवाल समझाया है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. अब बेटा ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आपको लग रहा होगा सर ने कहा, मेरे ख्याल से 24-25 मिनट लग गए होंगे सवाल में, ठीक है। लेकिन देखो इससे आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सीखने बहुत आसानी होती है। अब आपका ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम होते हैं, इससे कम से कम 10 ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अभी आपको सवाल में डायरेक्टली, आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली वीए की वैल्यू भी गिवन होगी,
वीबी की वैल्यू भी गिवन होगी, वीसी की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, गिवन होगी मान लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। सही, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो आपसे कहता हूं कि भाई जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए ही इंपॉर्टेंट है। भाई सवाल में हमारी सब्जेक्टिव कैसे बना है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना कि हमें नोडल एनालिसिस कराई गई और वीए वीबी वीसी निकालने के लिए पूरा टाइम लगा। लेकिन अगर बेटा वीए वीबी वीसी सवाल में गिवन हो तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, नहीं होगा भाई इतना सर्किट इतना ही होगा, पूरा सर्किट नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरा वही कहने का सेंस है, जो भी टॉपिक पढ़ो ढंग से पढ़ो। वैसे हमारे एक और सर हैं जेनिक एजुकेशन, उन्होंने नोडल एनालिसिस और ये सब एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। मतलब वहाँ जाने का मतलब है उनके वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसमें उन्होंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ समझाई है। मैं तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूँ तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना नोडल एनालिसिस अपने आप में 2-3 घंटे का टॉपिक है, 2-3 घंटे चाहिए। सही, कुछ केसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ बस मेरा आपसे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कहने का कि मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ सब्जेक्टिव नजरिए से मत देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फ्रेम होते हैं। सही है, तो चलिए अब फिर से लौट के अपना बैक टू द कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कैसे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके, यहां मैंने आपके 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपका, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 identical alternators are running in parallel and carry equal loads. If excitation of one alternator is increased without changing steam supply, then A है आपका kVA supplied by it would reduce, B है आपका it will keep supplying same load. रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। 2 identical alternators are running in parallel and carry equal loads. If excitation of one alternator is increase, वहां मैंने देखिए इंक्रीज का साइन लगाया, लेकिन आपके एग्जाम में बेटा पूरा स्पेलिंग लिखी हुई आएगी इंक्रीज। सही है, इंक्रीज विदाउट चेंजिंग स्टीम सप्लाई, देन ए है आपका केवी सप्लाई बाय इट वुड रिड्यूस, और बी है आपका इट विल कीप सप्लाइंग सेम लोड। ओके, 2 ही ऑप्शन लिखे हैं मैंने, चारों नहीं लिखे। तो इसमें आपका देखिए पहले सवाल देखिए, यहां पे आपके 2 आइडेंटिकल अल्टरनेटर्स हैं। अल्टरनेटर्स कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल। सही है, अल्टरनेटर का मतलब क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर। अगर आप किसी भी पावर प्लांट की बात करते हो तो पावर प्लांट में जनरली ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जनरलाइज बात हो रही है। अगर जनरली बात करूं थर्मल पावर प्लांट की, या फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो जनरली हम सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर ही यूज करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सही, जनरलाइज बात बोल रहा हूं। विंड पावर प्लांट की बात कर लेते तो वहां बेटा इंडक्शन जनरेटर लगा होता है। ठीक है, तो देखिए 2 आपके सेम अल्टरनेटर्स हैं, पैरेलल में रन कर रहे हैं। सही है, पैरेलल में रन कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन है आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है, चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में जो एडिशनल बातें वो बताता हूं। रनिंग इन पैरेलल एंड कैरी इक्वल लोड्स, इक्वल लोड्स, लोड भी आपके इक्वल है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं किसी एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन इंक्रीज कर दें। इफ एक्साइटेशन ऑफ वन अल्टरनेटर इज इंक्रीज, किसी एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन इंक्रीज कर दें और चेंजिंग स्टीम सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं करें, तो उस केस में आपसे पूछ रहे हैं। सही है, तो आपका इसमें क्या रहेगा, इट विल कीप सप्लाइंग सेम लोड। ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए समझिए बात को, जब हम एक्साइटेशन ऑफ वन अल्टरनेटर इंक्रीज करेंगे, सही है, तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज विल इंक्रीज। पॉइंट नोट कर लीजिए, टर्मिनल वोल्टेज विल बी इंक्रीज। टर्मिनल वोल्टेज बेटा ऑब्वियस सी बात है आपका बढ़ जाएगा। अभी आपके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सही है, तो इट विल कीप सप्लाइंग सेम लोड। ठीक, इट विल कीप
सप्लाइंग सेम लोड, यानी ये सेम लोड को सप्लाई कंटिन्यू रखेगा, सही है। इट विल कीप सप्लाइंग सेम लोड। अब क्या होगा, तो जो बेटा आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, सही है। पावर फैक्टर विल रिड्यूस। डिक्रीज कर लीजिए या फिर रिड्यूस कर लीजिए, सही। अब जब आपका बेटा पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा तो मैं क्या कहता हूं, कह सकता हूं केवीआर, जो केवीआर सप्लाइड होगी बाय इट विल इंक्रीज। केवीआर सप्लाइड बाय इट विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, एक जनरलाइज बात होती है कि भाई पैरेलल ऑपरेशन की हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, सही। तो अगर बेटा पैरेलल ऑपरेशन की बात करते हैं तो समझिए बात को, थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपके लूंगा। पैरेलल ऑपरेशन की बात हो रही, तो पैरेलल ऑपरेशन में कॉमन सी बात समझिए, पैरेलल ऑपरेशन में कहानी क्या होती है। पहली बात तो ये समझते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन जहां लिखा है तो उसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब समझो मेरी बात को कि भाई आपका कोई पावर प्लांट है, मान लेते हैं थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी हमने एक सेकंड के लिए एज्यूम कर ली कि भाई 1200 मेगावाट है, ठीक है भाई। जनरेशन कैपेसिटी इस प्लांट की 1200 मेगावाट है। तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन बता रहा हूं, मैं 1200 मेगावाट का एक अल्टरनेटर लगा दूं। अब ये 1200 मेगावाट का अल्टरनेटर क्या करेगा, ये 1200 मेगावाट जनरेट करेगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा का पूरा जनरेशन आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 300 मेगावाट, 300 मेगावाट, 300 मेगावाट और 300 मेगावाट के 4 अल्टरनेटर लेके आऊंगा, सही है। इस चारों की मेरी टोटल जनरेशन कैपेसिटी क्या है, इन चारों की मेरी टोटल जनरेशन कैपेसिटी तो बेटा 1200 मेगावाट ही है ना। अब मैं इसे भी रन कराऊंगा, इसे भी रन कराऊंगा, इसे भी रन कराऊंगा, इसे भी रन कराऊंगा, तो चारों आपस में मिलकर 1200 मेगावाट जनरेट करेंगे। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे इस वाले में अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ठीक है, मेरा पूरा का पूरा पावर प्लांट तो शट डाउन नहीं होगा ना। मेरा रेस्ट ऑफ 300 प्लस 300 प्लस 300 यानी 900 मेगावाट जनरेशन तो होता रहेगा। मान लो चलो इसमें प्रॉब्लम आ गई, तब भी इस केस में भी 600 मेगावाट तो जनरेशन होता रहेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही अल्टरनेटर लगा देता हायर रेटिंग का 1200 मेगावाट का, तो उस केस में पूरा का पूरा जनरेशन शटडाउन हो जाता। तो इसीलिए पहले ये बात क्लियर करो कि हम सिंगल अल्टरनेटर यूज नहीं करते हैं, हमारी कोशिश होती है हम एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज करते हैं। अब बेटा एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज करने का मतलब क्या है कि अगर हम एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपका एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज करने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज करने का मतलब ये है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर अल्टरनेटर पे, है ना, किसी पर्टिकुलर अल्टरनेटर पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रेस्ट ऑफ अल्टरनेटर से अपना काम चला सकते हैं, मतलब जनरेशन अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अब जब हम एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं, सही है। अच्छा, एक रीजन इसका और होता है, रीजन क्या होता है कि फ्यूचर प्लांट एक्सटेंशन कैपेसिटी, सही। एक्सटेंशन मतलब क्या है कि चलो भाई आज ये प्लांट लगा हुआ है, ये पर्टिकुलर जगह पे हमें सप्लाई देनी है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। अब इन फ्यूचर भाई वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी, शहर बढ़ेगा, यानी डिमांड इंक्रीज होगी। तो अब अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो ऐसा तो है नहीं हम नया पावर प्लांट लगा देंगे भाई, जो पुराना लगा सकते हैं नो डाउट और लग भी रहा है, लेकिन हमारा जो पुराना पावर प्लांट है हम वहीं पे अपनी कैपेसिटी उससे इंक्रीज कर देंगे। 1200 है, 1200 से हम इसकी 1500 मेगावाट कर देंगे। तो 1500 मेगावाट करनी है तो कैसे करेंगे 1500 मेगावाट, कॉमन सेंस की बात है। जब 1500 मेगावाट करनी है मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा के, तो हम ये चीज थी हम एक 300 मेगावाट का इसमें और ऐड कर देंगे, यहां तो पॉसिबल नहीं है ना, सही। तो फ्यूचर प्लान एक्सटेंशन हमारा जो होता है कैपेसिटी का, उसके लिए भी होता है। दूसरा, हाँ, एक से ज्यादा अल्टरनेटर जब यूज कर रहे हैं, जब हम एक से ज्यादा अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हम
पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पैरेलल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होता है। पैरेलल ऑपरेशन के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। पैरेलल ऑपरेशन में अब चलिए अब तक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन की नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, सही। चूँकि चलिए खैर इतना काफ़ी है सवाल में, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं आपको 1 घंटे पैरेलल ऑपरेशन ही पढ़ाता रहूँगा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव सीरीज में। अगर आपको पैरेलल ऑपरेशन नहीं समझ में आता, मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, सही है। तो मैं इसके भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।